फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं कंपनी लॉ के कुछ लेक्चर्स पहले अपलोड कर दिए हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 को देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सेक्शन नंबर 1, 2, 3 देख लिया था, कंपनीज एक्ट 2013 का। ओके, तो धारा नंबर 4 देखेंगे हम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर बेस्ड है ये MOA, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कुछ बच्चे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, तो भैया ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये सेक्शन। जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर है, जिसको शॉर्ट में MOA बोला जाता है। MOA क्या होता है, अगर सिंपली समझे तो MOA का मतलब होता है ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो आपने सुना होगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनीज है, कंपनियों का संविधान है ये। जैसे भारत का संविधान है ना, ऐसे कैसे ये कंपनियों का संविधान ये है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कंपनीज है ये, या सिंपल इसको और अगर सिंपल करें तो आप समझ सकते हैं इसको कि ये एक तरह का पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब किसी भी कंपनी का MOA कोई भी पढ़ सकता है ना, सार्वजनिक है ये, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आपको भी किसी कंपनी का MOA पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं उसका, है ना, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। सेक्शन नंबर 2 आपको याद ही होगा, मैंने बोला था कि जितनी भी सेक्शन नंबर 2 है उसके अंदर डेफिनेशंस दे रखी है। जैसे MOA क्या होता है तो उसकी डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगी, धारा नंबर 2 के अंदर, ठीक है। मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम का मतलब है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, जो अभी नई कंपनी बनी है, एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन प्रोसेंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट। अब ये क्या बोला है कि ऐसी कोई कंपनी जिसका कोई मेमोरेंडम बना हुआ है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, जिसके अंदर उस कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, उसकी पावर्स वगैरह के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, उसकी सारी की सारी डिटेल लिखी हुई है, वो कंपनी चाहे रजिस्टर्ड हो इस एक्ट के अंदर। अब ये वाला कौन सा एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, और या किसी प्रीवियस लॉ के अंदर। अब प्रीवियस कौन सा था, कंपनीज एक्ट 1956 या उससे पहले, तो चाहे 1956 और या चाहे 2012, इन दोनों में से 2013 सॉरी, कंपनीज एक्ट 2013, तो चाहे कंपनीज एक्ट 2013 या फिर उससे पहले के किसी एक्ट के अंदर कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो बना हुआ है, जो मेमोरेंडम है ना, जिसको टाइम टू टाइम चाहे अल्टर किया हो या ओरिजिनली उसको बनाया गया हो। इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इसके अंदर दिया हुआ क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं, तो वन बाय हम वन समझते हैं। इसमें बहुत सारे क्लोजेस दे रखे हैं। इसमें सबसे फर्स्ट अगर हम क्लोज की बात करें वो है लायबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, यानी कि कोई जो कंपनी है उसकी लायबिलिटी कितनी होगी, उसके मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी। देखो, कोई भी कंपनी होती है वो शेयर इशू करती है, यानी कि लोग उसके शेयर्स परचेज करते हैं, अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके बाद में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। तो मेंबर कौन होते हैं, शेयर होल्डर ही होते हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने ये बताया, यानी कि अंशधारी हिंदी में बोलते हैं इसको। तो कंपनी के जो अंशधारी है उनकी लायबिलिटी कितनी है, उनकी लायबिलिटी क्या है, दो तरह की हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी या अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड मतलब जो उन्होंने पैसा कंपनी में लगाया है, जो शेयर खरीद के, केवल उतने ही रुपए उनके डूबने के चांसेस हैं, उनकी लायबिलिटी केवल उतनी ही है, या अनलिमिटेड भी है। तो लिमिटेड या अनलिमिटेड कौन सी, अधिकतर लिमिटेड ही होती है, लेकिन फिर भी मैंने कंपनी के टाइप्स जब बताए थे तो कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड भी होती है। तो मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है वो यहाँ पर MOA के अंदर जो इसका लायबिलिटी क्लोज है, यानी कि जो कैपिटल क्लोज है, उसके अंदर बताया होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कंपनी के शेयर बाय करे तो पहले पता तो करो उसके MOA में क्लोज जो है लायबिलिटी वाला क्लोज, उसमें मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कितनी होगी, जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया वहाँ तक की होगी या उससे ज़्यादा भी होगी। ओके। नेम क्लोज, नेम क्लोज का मतलब होता है कंपनी का नाम, अप्लाइंग फॉर नेम ऑफ कंपनी, जो कंपनी अपने नाम के लिए अप्लाई करेगी उसके बारे में डिटेल है। कोई भी कंपनी नई बन रही है तो अपना नाम के लिए अप्लाई तो करेगी, हाँ जी बिल्कुल करेगी, तो उसका नेम क्लोज, उसका नेम क्या होगा, तो उसमें दो चीज़ें हैं, नेम शैल नॉट आइडेंटिकली और रेसिमेबल टू एनी, टू नियरली टू द एनी ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, मतलब उसका नाम जो है उस कंपनी का जो पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है। हमारी कंपनी का हम नाम रख रहे हैं तो पहले ये पता करना होगा आपको कि आप जो नाम रख रहे हो ऐसा का ऐसा मिलता जुलता नाम
किसी दूसरी कंपनी का तो नहीं है। अगर अपनी कंपनी से मिलता जुलता नाम किसी दूसरी कंपनी का है तो उस नाम को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है नेम सेल नॉट, नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो ऑफेंस हो अंडर एनी लॉ, जो किसी कानून के अंदर क्या अपराध हो, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए, है ना। या फिर ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है भैया आप ये नाम यूज नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है, मतलब ऐसा नाम, आप किसी कंपनी का ऐसा नाम मत लिख दीजिए जिसको पढ़ करके आम आदमी को लगे यार ये तो गवर्नमेंट कंपनी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर किसी को पढ़ करके ऐसा लग रहा है तो वो नहीं कर सकते। इसकी एक टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली दे रखी है, जैसे आप प्रेसिडेंट वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, मिनिस्ट्री वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, उनका मतलब अधिकतर गवर्नमेंट समझा जाता है, तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते शब्द। तो जब भी आप नेम के लिए अप्लाई करें तो इन चीज़ों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्लोज जो है एमओए का, वो है डोमिसाइल क्लोज। ये क्या है, परमानेंट एड्रेस ऑफ द कंपनी। भाई कंपनी का जो परमानेंट एड्रेस है वो क्या है, वो इस क्लोज के अंदर लिखा जाता है एमओए के। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लोज, मतलब कंपनी क्यों बनी है भैया, पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इनकॉर्पोरेशन करवाया है, क्यों कंपनी का समामेलन करवाया है, कुछ ऑब्जेक्टिव तो होगा, हाँ, वो इस क्लोज के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है फिर आपका सब्सक्रिप्शन क्लोज। सब्सक्रिप्शन क्लोज के अंदर ये बताया जाता है कि जो आपका एमओए है, हाँ, वो आप किसको सेंड करते हैं, आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। आपको पता है ना, इनकॉर्पोरेशन कराने टाइम, रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया कि ये एमओए और एओए जो है पूरे अच्छे से फिल करके किसको, आरओसी को भेजने पड़ते हैं। तो वो जो आरओसी को आप भेज रहे हो ना, उस पर सभी सब्सक्राइबर का क्या होना चाहिए, साइन होने चाहिए सभी सब्सक्राइबर के, ठीक है। ये है सब्सक्रिप्शन क्लोज। ओके, या कभी उसको अल्टर कर रहे हो तो भी सबके साइन होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्म एंड शेड्यूल रिलेटेड टू मेमोरेंडम। कौन कौन से फॉर्म्स और शेड्यूल्स मेमोरेंडम यानी कि एमओए से रिलेटेड हैं। तो ये भी आपको पता है, मैंने 7 शेड्यूल बताए थे कंपनीज एक्ट 2013 के, जब मैं सेक्शंस बताए थे लेक्चर नंबर 2 के अंदर, तो शेड्यूल भी 7 बताए थे। उसमें एक था शेड्यूल नंबर 1, वो मैंने बोला था एमओए और एओए के ऊपर है। एमओए और एओए के उसके अंदर फॉर्म दे रखे हैं, तो एमओए के भी फॉर्म शेड्यूल नंबर कहाँ मिलेंगे, 1, अनुसूची नंबर 1 के अंदर मिलेंगे, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013। और इसमें जो फॉर्म दे रखे हैं वो टेबल वाइज दे रखे हैं। तो टोटल टेबल कितनी है, ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई। ये ए बी सी डी ई कितनी टेबल हो गई, 5। ये पांचों की पांचों टेबल किससे रिलेटेड है, ये है एमओए से रिलेटेड। इसके अंदर फॉर्म्स दे रखे हैं जो भरने होते हैं। अगर कोई भी अपनी नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाता है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत कुछ दे रखा होता है, आपको जाके सिर्फ उनको फिल करना होता है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। तो आजकल एमओए बनाना और उसको ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत इजी हो गया है। आपको बस गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं। ओके, खैर हमारे वो इतना है नहीं, थ्योरी में आता नहीं है, एग्जाम के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा आती है कि ये वाले सारे क्लोज हैं। ओके, इसके बाद आ जाते हैं हम एओए के बारे में। एओए क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होते हैं, ये कंपनी के इंटरनल रूल्स होते हैं एंड रेगुलेशंस होती है। रूल्स मतलब नियम और रेगुलेशंस मतलब नियमन, ठीक है। तो ये इंटरनल यानी कि आंतरिक, ये कंपनी के आंतरिक रूल्स एंड रेगुलेशन है, और इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आंतरिक रूल्स एंड रेगुलेशन है, और इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, दिस सेक्शन लेज द फॉलोइंग लॉज। और इसके ऊपर सेक्शन नंबर कौन सा लगता है, सेक्शन नंबर या 4 नहीं 5, सेक्शन नंबर कौन सा लग जाएगा यहाँ पर, 5, ठीक है। सब धारा कौन सी है, 5। तो सेक्शन नंबर 5 लगता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए बोलते हैं। ये इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के। इसके अंदर ये कंटेंट शामिल होता है। क्या क्या होता है, तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले आता है कंटेंट्स रेगुलेशन, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इंटरनल है ना रूल्स एंड रेगुलेशन, भाई कंपनी का मैनेजमेंट कैसे होगा वो यहाँ लिखा होता है। इंक्लूजन मैटर्स, एडिशनल मैटर फॉर द मैनेजमेंट। और क्या क्या एडिशनल मैटर हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूसिव है, कौन सी एक्सक्लूसिव है, वो सब इसके अंदर दे रखी होती है। एंट्रेजमेंट मतलब है मेकिंग मोर प्रोटेक्टिव,
देखो, किसी भी एओए को अगर एओए के अंदर आपको करने हैं, उसको परिवर्तन करना है, एओए के अंदर कुछ अमेंडमेंट करने हैं, कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है, तो आप ऐसे ही कोई भी ऐड नहीं कर सकता। उसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है एजीएम के अंदर। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, है ना। साल में एक बार शेयर होल्डर की जो मीटिंग होती है उसमें दो तरह के प्रस्ताव पास करवाए जाते हैं, एक ओआर यानी कि ऑर्डिनरी रेजुलेशन सामान्य प्रस्ताव, एक एसआर यानी कि स्पेशल रेजुलेशन यानी कि विशेष प्रस्ताव। इसमें ना 51% वोटिंग से ही काम चल जाता है, इसमें 75% वोटिंग हो तब जाके काम चलता है। तो आपको एसआर पास करवाना पड़ेगा अगर एओए के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हो या उसको अल्टर करना हो। और एंट्रेजमेंट क्या बोल रहा है, इसको और मोर प्रोटेक्टिव बना दो ताकि इसमें ज़्यादा चेंजेस करने नहीं पड़े। यही है मेकिंग मोर प्रोटेक्टिव। एओए को बहुत प्रोटेक्टिव बनाओ ताकि कोई भी आके ऐसे ही कोई चेंज नहीं कर दे, क्योंकि शेयर होल्डर तो कंपनी में ज़्यादा काम करते नहीं हैं। शेयर होल्डर तो शेयर इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद कंपनी चलाते हैं डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं करे कि एओए के अंदर कुछ चेंजेस कर दे, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, सभी शेयर होल्डर की मीटिंग करानी पड़ेगी, एजीएम में सब आएंगे, 75% प्लस वोटिंग होगी तब जाके चेंज होगा। तो ये मोर प्रोटेक्टिव हो गया क्या, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर है फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल, जैसे एमओए के फॉर्म्स बताए थे मैंने कौन कौन से थे, शेड्यूल नंबर 1 के अंदर दे रखे थे टेबल नंबर ए बी सी डी और ई, उसके आगे ए बी सी डी ई तक था एमओए के अंदर। अब है ई के बाद एफ जी एच आई और जे, ये जितनी भी टेबल्स हैं ये किससे रिलेटेड है, ये फॉर्म्स किसके हैं, एओए के हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के फॉर्म्स है। ओके, फिर है मॉडल आर्टिकल्स। मॉडल आर्टिकल क्या है, बाय डिफॉल्ट, जैसे आपका फ़ोन आप नया लेते हो ना, तो बहुत सारी सेटिंग्स होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर भी जो एओए के फॉर्म्स दे रखे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट भी कोई भी कंपनी यूज़ कर सकती है। स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट आर्टिकल ऑफ अ कंपनी कैन यूज़, है ना। डिफ़ॉल्ट आर्टिकल जो है, स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट आर्टिकल जो है वो कंपनी, कोई भी कंपनी यूज़ कर सकती है। ओके, कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर कोई भी कंपनी इस एक्ट के कमेंसमेंट यानी कि प्रारंभ होने के बाद चालू हुई है। कौन सा एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। एक्ट का मतलब कौन सा एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 के बाद में स्टार्ट हुई है। कमेंसमेंट मतलब प्रारंभ, कब, कंपनीज एक्ट 2013 कब स्टार्ट हुआ था, कब अप्लाई हुआ, 1 अप्रैल 2014 से। तो 1 अप्रैल 2014 के बाद में अगर कोई भी कंपनी जो है वो स्टार्ट हुई है, कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, तो उन कंपनी को एओए क्या बोलता है, उन कंपनी को एओए का ये प्रोविजन बोलता है, कंपनी डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई द रेगुलेशंस कंटेन्ड इन द मॉडल आर्टिकल एप्लीकेबल टू सच कंपनी। जो मॉडल आर्टिकल के अंदर जो भी रेगुलेशंस दे रखी है, जो भी कंटेंट दे रखा है, कोई भी कंपनी उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकती, उसको हटा नहीं कर सकती और उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकती। लेकिन इस एक्ट से पहले कोई कंपनी बन गई हो तो 1956 के अंदर बन गई हो तो उसके ऊपर ये फिर ये वाला जो प्रोविजन है ये लागू नहीं होता है। देखो, सेक्शन नॉट अप्लाई ऑन कंपनी रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ये वाला सेक्शन नहीं अप्लाई होता है, मतलब उन प्रीवियस लॉ के अंदर जो कंपनीज रजिस्टर्ड हो रखी है वो इस एओए को मॉडिफाई, इस डिफ़ॉल्ट आर्टिकल्स को मॉडिफाई और एक्सक्लूड कर सकती है। ठीक है, अब प्रीवियस लॉ कौन सा था, कंपनीज लॉ या कंपनीज एक्ट 1956, ये था प्रीवियस लॉ। तो ये आज हमने करे कितने सेक्शन, 2 सेक्शन, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 4 था एओए के ऊपर, सेक्शन नंबर 5 था एमओए के ऊपर। इन दोनों से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो टॉपिक आने वाला है वो इन दोनों से रिलेटेड 2 रूल्स आने वाले हैं। ठीक है, एक तो है इंडोर मैनेजमेंट का है और एक डॉक्ट्राइन के ऊपर है। तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ है, 2 रूल है। वो दोनों के दोनों रूल तो नहीं कह सकते, वो दोनों के दोनों एक तरह से केस स्टडीज़ हैं। उन केस स्टडी को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर इनसे हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।